नाज़रीन आदाब, चंद दिन के वक्फे के बाद दोबारा से हाजिर हैं। ये चंद दिन का वक्फ़ा एक फौतगी की वजह से हुआ जिसके लिए हमें कराची जाना पड़ा नाज़रीन। और ये कराची का इस दौरान में कराची जाना एक लिहाज से फ़ायदेमंद भी हुआ कि बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे नए मामलात सामने आए। और फिर कराची में और हैदराबाद में इन दिनों में शदीद बारिशें भी हुई जिनका हमने खुद मुशाहिदा किया। इस हवाले से नाज़रीन, अगर हम जो सिंध के में जो दिन गुजारे, लोगों से जो बातचीत हुई, सिंध के हवाले की जो शिकायत हैं या सिंध के बारे में जो ये तासुर है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मजमूई तौर पर इस दौरान में हमने देखा है उस पर कुछ बात करते हैं। ख़ास तौर पर कराची की बारिशें पिछले 24 घंटों में ये ज़रूर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो पिछले 24 घंटे की बारिशें हैं, चूँकि ये 1931 के बाद सबसे शदीद तरीन बारिश है। ये 1931 का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। तकरीबन 90-92 साल का यूँ बनते हैं और उस पर बात नहीं हो सकती क्योंकि ये मखसूस किस्म के हालात हैं और ये दुनिया में कई जगहों पर हो जाते हैं। इसी तरह जैसे आपने देखा कि मलीर नदी में शगाफ पड़ गया, उसका पानी बाहर निकला और फिर एक बहुत बड़े हिस्से को उसमें डूब गया। इसी तरह हब डैम के स्पिलवेज जब खोले गए तो उसका पानी सुरजानी टाउन तक आया, पानी के साथ मछलियाँ भी आईं और वो जिन घरों में लोग जो घरों में मैसूर थे उनको मछलियाँ खाने को अपने घरों में ही मिल गईं। नाज़रीन, ये तो एक जुमला मौतरज़ा था, लेकिन हमने ये देखा है कराची के लोगों से जब मिले, अब भी बात होती है और फिर सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स हमने पढ़े। कराची के लोग रंजीदा हैं उस रिएक्शन पर जो इस मौके पर, जबकि वो एक मुश्किल में घिरे हुए हैं, रिगार्डलेस कास्ट, क्रीड या ज़बान, वो तमाम लोग घिरे हुए हैं एक मुश्किल में। और वो तमाम लोग अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं दीगर इलाक़ों के, अब कंट्री के, ख़ास तौर पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाक़ों के, उनके जो तबसरे हैं उसके ऊपर काफ़ी दिल गिरफ्ता भी हैं। नाज़रीन, हमें याद है 2005 में 8 सितंबर को जो ज़ल्ज़ला आया, उस वक्त हम कराची में मुक़ीम थे। हमने ख़ुद मुशाहिदा भी किया और उसमें अमली तौर पर हिस्सा भी लिया कि जो ही ज़ल्ज़ले की, अब कंट्री ज़ल्ज़ले की ख़बर कराची पहुंची तो कराची में एकदम पहले तो सन्नाटा छाया, लेकिन उसके फ़ौरी बाद फिर लोग बाहर निकले। नौजवान बड़ी तादाद में ट्रेनों में और बसों में, और न जाने कई लोग तो पैदल भी चल पड़े और फिर किसी न किसी तरह पहुँचे ताकि जो मुसीबत में फंसे अपने भाई हैं कश्मीर में या इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में, बालाकोट में, उनकी मदद को पहुँचें। फिर कराची की बड़ी आबादी जो है वो उसने अपने घरों में, उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी ज़रूरत का सामान है, बस जो कुछ वो दे सकते थे उन्होंने अपने जो बेसरो सामान बहन भाई थे अब कंट्री, उनके लिए वो अतिया किया। एडी सेंटर के लिए और दीगर जो अदारे थे उनके लिए उसको अपलिफ्ट करके वहाँ इतनी तादाद में सामान जमा हुआ मिकदार में कि वो सामान पहुँचाना ज़रा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कराची के लोगों ने दिल खोल कर मदद की ताकि उनके मुतासरा भाई बहन जो हैं वो आसमान तले, खुले आसमान तले ना पड़े रहें, उनके लिए बिस्तर मौजूद हो, खाने का बंदोबस्त हो। फिर हमने ये देखा कि कराची के डॉक्टर्स की एक टीम अब कंट्री आई और उन्होंने फिर लोगों का इलाज किया। डॉक्टर शेर शाह कराची के एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो 48 घंटों तक वो मुसलसल ऑपरेशंस करते रहे। उसके बाद भी वो ऑपरेशन के लिए बजित थे, लेकिन फिर इंतज़ामिया ने उन्हें सुलाया ताकि वो दोबारा काम करने के काबिल हो सके। ये इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जो जब भी अब कंट्री कोई मसला दरपेश होता है, कोई कुदरती आफत आती है, तो कराची और हैदराबाद और सिंध के लोग दिल खोल कर मदद करते हैं। उससे पहले अगर आप माजी में चले जाइए तो 1975 में, 77 में, 80 की दहाई में, 1992 जब भी सैलाब आया, सिंध के लोगों ने दामे दिरमे सुखने आगे बढ़कर मदद की, बहुत दिल खोल कर मदद की। लेकिन वो दिल गिरफ्ता भी हैं कि जब उन पर मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं तो जो अब कंट्री लोग आबाद हैं या पंजाब में या नॉर्थ में, कराची के नॉर्थ में जो लोग आबाद हैं,
वहाँ से वो उनको रद्द-ए-अमल नहीं मिलता जो उनका रद्द-ए-अमल होता है। मस्बत रद्द-ए-अमल उस तरह का नहीं होता। हमदर्दी सब जताते हैं, लेकिन अमली मदद हम बहुत मुश्किल से मिलती है सिंध को। आपको याद होगा 2010 का सैलाब, उसमें पूरे मुल्क में तबाही हुई, लेकिन फिर जब 2011 आया, उस 2011 में सिंध में बारिशों ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। बारिशों का पानी अंदरूनी सिंध से अब सिंध से होता हुआ लोअर सिंध तक गया और बड़े पैमाने पर उसने तबाही मचाई। बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। लोग बड़ी मुश्किलों में रहे, लेकिन उन्हें पंजाब के से वो मदद नहीं मिली जिसकी कि वो तवक्को कर रहे थे। अब भी कराची में पिछले 24 घंटों में हुआ ये गैर मामूली सूरत हाल है। इसमें भी उनको उस तरह की मदद नहीं मिल रही जैसी मदद की उन्हें ज़रूरत है। इस वक्त पूरा कराची तकरीबन डूबा हुआ, लोग मैसूर हैं अपने घरों में। ISPR ने तस्दीक की कि मलीर नदी के में जो शगाफ पड़ा, उसके नतीजे में 2 गाँव में 200 फैमिलीज़ फंसी हुई हैं अपने घरों की छतों पर। उन तक खाना पहुंचाना होगा, उनको ज़रूरत होगी सर ढाँपने की, उनको ज़रूरत होगी कुछ ना कुछ खाने की, अपने बच्चों को फीडिंग करने की। लेकिन अब कंट्री में जो माहौल है उसमें वो तबसरे ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें अहले सिंध का और ये शिकवा भी है, वो ये कहते हैं कि उन्हें नाअहल करार दिया जाता है, उन्हें करप्ट करार दिया जाता है, उन्हें सुस्त करार दिया जाता है। ये सब कुछ तब से उन पर हो रहे हैं, तबर्रे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अमली मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये उनका शिकवा था, लेकिन अगर अमली तौर पर हम जायज़ा लें तो हमने जो खुद चूँकि सफ़र किया, हमने देखा अभी वापसी में भी और जाते हुए भी जो वफाकी अदारे हैं उनका सलूक सिंध के साथ। मसलन अगर आप ट्रेन में सफ़र कीजिए तो आपको जो पहला बड़ा स्टेशन सिंध में आता है जहाँ ट्रेन तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए रुकती है, वहाँ आपको हालत नज़र आएगी। रोडरी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वफाकी अदारा है, लेकिन रोडरी स्टेशन पर जब हम पहुँचे तो लाइट नहीं थी और जो वहाँ वेंडर्स थे जब जिनसे हमने पानी वानी ख़रीदा, उनसे जब हमने पूछा कि ये पानी ठंडा क्यों नहीं है तो उनका ये कह रहा था कि भैया लाइट ही नहीं है इस स्टेशन पर, तो हम ठंडा पानी कहाँ से फ़राहम करेंगे। अगर आप सड़क के ज़रिए दाखिल हों सिंध में तो सादकाबाद से सिंध में दाखिल होते ही आपको फ़र्क पता चल जाता है NHA के सलूक का। सादकाबाद तक बहुत ही शानदार सड़क है, लेकिन जब उसी नेशनल हाईवे पर आप सिंध में दाखिल होते हैं तो माछी गोड से हैदराबाद तक पूरी सड़क का कोई पुरसान हाल नहीं है। सड़क कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, बस कोई सड़क का पुरसान हाल नहीं है, और ये वफाक की ज़िम्मेदारी है, ये NHA की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह अगर आप वापडा में चले जाएँ तो वापडा में लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं, वापडा के मुलाजमीन ये शिकायत करते हैं कि उनकी अगर कुछ सामान ख़राब हो जाए, मसलन दफ्तर के पंखे ख़राब हो जाएं या UPS ख़राब हो जाए, तो उनको कहा जाता है कि अपनी जेबों से कर लीजिए। फिर जो एक ज़माने में वो 2013 तक तो उनको रेगुलर मिला करता था, हर 15,000 रुपये माहाना स्टेशनरी का ख़र्च, वो अब नहीं मिलता। वो 15,000 रुपये माहाना जारी होता था, वहाँ पहुँचता था, कितना खर्च होता था वो एक अलग बात है, लेकिन वो मिलता ज़रूर था। अब वो उसमें एक पैसा भी नहीं मिलता। और ये अब कई वापडा के दोस्तों से हमारी जब बात हुई, हैस्को के मुलाजमीन से बात हुई, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। फिर इसी तरह जो दीगर महकमे हैं वफाकी, उनका सलूक भी इसी तरह से है कि वो जहाँ जहाँ उनके अपने मफादात हैं वहाँ वो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों को सहूलत फराहम करने की बात है तो फिर वफाकी अदारों और सिंध के अदारों के दरमियान एक मुसाबकत चल रही होती है, एक मुकाबला चल रहा होता है, और वफाकी अदारे उसमें ज़्यादा लीड लिए हुए होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपने लोगों का ख्याल नहीं करते हैं। यही सूरत हाल पानी के हवाले से भी है कि जो मेयर कराची हैं उनकी ये शिकायत है कि 70% कराची जो है वो वफाकी अदारों के पास है, लेकिन वफाकी अदारे मदद नहीं करते, वो पंपिंग में मदद नहीं करते, कि इलेक्ट्रिक बिजली बंद कर देती है। ये सारी शिकायत अपनी जगह है नाज़रीन, लेकिन ज़रा इनको दीगर हवालों से भी देखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कराची और हैदराबाद एक ज़माने में बहुत शानदार मौसम हुआ करता था। जब जून जुलाई की छुट्टियाँ होती थीं
तो पंजाब से बड़े पैमाने पर फैमिलीज़ कराची जाया करती थी ताकि वो कराची की शामों को एंजॉय करें, कराची के मौसम को और हैदराबाद के मौसम को एंजॉय करें, बारिशों को एंजॉय करें। वहाँ सिंध के लोग बारिशों में नहाना बहुत पसंद करते हैं। वो चाहते थे कि वो भी उनके साथ शामिल हों। सी व्यू उस ज़माने में क्लिफ्टन का बीच हुआ करता था, तो लोग क्लिफ्टन बीच एंजॉय करने के जाया करते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो एक डरावना ख्वाब बन गया है एक तरह से। उसकी तकनीकी वजूहात पर हमने पिछले दिनों में एक वीडियो में बात की थी कि किस तरह से नाले बंद किए गए। बिल्डर माफिया के साथ मिलकर जब फारूक सत्तार साहब मेयर बने तो उसके बाद ज़्यादा तेज़ी से कुदरती ड्रेनेज बंद हुआ। सीवरेज लाइन किस तरह से कितनी डालनी थी, कितनी डली, उसके हवाले से मुकदमा भी बना। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है ना, जो बुनियादी बात है, वो रवैयों में तब्दीली की है। एक ज़माने में हमें याद है कि जमात इस्लामी कराची को रूल किया करती थी। जमात इस्लामी की राइवलरी होती थी JUI से भी, पीपल्स पार्टी से भी। JUP नूरानी ग्रुप बड़ा ग्रुप था, बड़ी सियासी जमात थी सिंध की, शहरी सिंध की, और पंजाब के शहरी इलाकों में भी उसका बड़ा असर था, मियांवाली में बड़ा असर था। इनके दरमियान पॉलिटिकल राइवलरी होती थी, लेकिन ये एक दूसरे के इलाकों को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की हरकत नहीं किया करते थे। उस वक्त जितने काम होते थे वो, अगर एक दूसरे की मदद की भी ज़रूरत है तो वो उनसे मदद लेने में कोई आर नहीं समझते थे। जब पहला 1979 में पहला बल्दियाती इलेक्शन हुआ सिंध में, तो कराची के मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब बने। अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब जब काम करते थे तो हालांकि उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था, लेकिन वो मुखालिफ सियासी जमातें जो उनके हिज़्ब इख्तिलाफ़ में थी एक तरह से, बल्दिया में उस वक्त MKM का वजूद नहीं था, APMSO नई वजूद में आई थी, लेकिन JUP का वजूद था बल्दिया में, पीपल्स पार्टी का वजूद बल्दिया में था, सिंधी माजिर पख्तून इत्तेहाद का वजूद था बल्दिया में। तो ये जो मुख्तलिफ जमातें थीं, उनके लोगों के साथ वो उनकी अपोजिशन को बर्दाश्त करते थे, लेकिन उनसे मुशावरत भी कर लिया करते थे, उनसे ताउन लेकर काम किया करते थे, और तमाम इलाकों में यकसा काम होता था। ये दिखाई देता रहा है। उस ज़माने के जो लोग अगर कराची में उनसे बात करें तो वो आपको इसकी गवाही भी देंगे। फिर जमात इस्लामी के बाद MKM जब इक़्तिदार में आई, बल्दियाती इलाकों अदारों के इक़्तिदार में, और फिर पीपल्स पार्टी के साथ वो हुकूमत में शामिल हुई। चूँकि जो 1988 का इलेक्शन था उसमें सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई, वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। लेकिन जब 1990 में जाम सादिक की हुकूमत थी तो MKM इन दोनों हुकूमतों में शामिल रही, और फिर कराची को एक अलग सूबे की आवाज़ भी सामने आना शुरू हुई। ये उसी ज़माने की बात है। 1988 के बाद से कराची को अलग सूबा बनाओ की आवाज़ उठना शुरू हुई। उस ज़माने में हमें याद है दस्तगीर भट्टी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, हिलाल पाकिस्तान के एडिटर थे, मुस्लिम और दीगर बड़े अखबारात में वो काम करते रहे हैं। उन्होंने एक लेटर जो उस ज़माने के हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने ख़त लिखा था अज़ीम अहमद तारिक को, जो MKM के चेयरमैन हुआ करते थे, और वो हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान में गुलशन शहबाज नामी एक बस्ती आबाद की गई थी। तो उस हवाले से वो खतूत, उस ख़त में ये स्केच दिया गया था कि किस तरह से हैदराबाद को काट कर कराची सूबे के साथ शामिल करने की प्लानिंग की गई है, और उसको किस तरह से इंश्योर किया गया है। उसके मुंदरजात में ये बात शामिल थी। फिर उसी ज़माने में, और दस्तगीर भट्टी को उस वक्त काफ़ी MKM की जानिब से सुनना पड़ा था। फिर उस ज़माने में एक और भी वाक़या हुआ। अफजल शिगरी साहब हुआ करते थे DIG कराची, उन्होंने इन्हीं लाइन्स पर एक ख़त प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लिखा। वो ख़त DIG ने अपने कंप्यूटर पर लिखा, अपने प्रिंट लेकर वो अपने फैक्स से ख़ुद फैक्स किया प्राइम मिनिस्टर हाउस, और उस ख़त की कॉपी अल्ताफ़ हुसैन साहब को मिल गई, जो बाद में लहराई भी जाती रही पब्लिक गैदरिंग्स में, और मीडिया को भी फराहम की गई। तो ये आवाज़ें उस वक्त से उठना शुरू हुई। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर हारून ने जो कराची ऑपरेशन हुआ था उस वक्त जनापुर के नक्शे सामने रिवील किए थे। वो कराची ऑपरेशन के हवाले से भी एक जुमला मोतरज़ा, ये 1992 में बुनियादी तौर पर सिंध में डाकुओं के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ था आर्टिकल 245 के तहत।
और ये इस ऑपरेशन के दौरान हैदराबाद और जामशोरों के करीब एक गांव था टंडो बहावल। टंडो बहावल में गुलाम मोहम्मद नामी एक साहब थे जिनके गुलाम नबी या गुलाम मोहम्मद में नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, वो पठान फैमिली थी जो जो पुराने सिंध में आबाद थे और सिंधी उनकी मादरी ज़बान भी बन चुकी थी। उनके घर एक ऑपरेशन किया गया और नौ लोग उसमें मार दिए गए और बाद में ये पता चला कि वो तमाम अफराद बेगुनाह थे। फिर उस ऑपरेशन के ज़िम्मेदार मेजर अरशद जमील थे गालबन उनका नाम, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चला, जैक ब्रांच ने मुकदमा चलाया फ़ौजी अदालत में और उनको प्रॉपरली सज़ाए मौत दी गई और उस ख़ानदान के ज़ख्मों को हील किया गया। लेकिन वो उस टंडो बहावल ऑपरेशन के नतीजे में अंदरूनी सिंध में एक एहतजाज की शदीद लहर उठी और उसी ऑपरेशन में हम आपको ये भी बताते चलें कि आज तक बहुत शायद चंद लोगों को मालूम हो कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और मखदूम ऑफ हाला कहलाते थे, मखदूम अमीन फ़हीम की हाला हवेली पर भी छापा मारा गया था, लेकिन फिर बाद ये मामला रफ़ा दफ़ा किया गया। तो इस एहतजाज के नतीजे में फिर फ़ौजी ऑपरेशन को कराची मुंतकिल करना पड़ा और कराची उस वक्त भी शदीद लॉलेसनेस का शिकार था। आए रोज़ बोरी बंद लाशें मिलना एक मामूल था। MKM के मुख्तलिफ इस ग्रुप्स थे जो तशद्दुद में मुलविस पाए जाते थे। खज्जी ग्राउंड का मामला सामने आया उसी ज़माने में और नसीरुल्लाह बाबर बादना वज़ीर दाखिला बने और खज्जी ग्राउंड का मामला सामने आया। फिर भारत में ट्रेनिंग कैंप्स की खबरें सामने आईं, वो भी उस ज़माने की हुकूमत का एक शायद प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिखाई दिया क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंस मौजूद नहीं था। लेकिन बहरहाल फिर कराची ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में बाद में जो कुछ भी हुआ उस पर फिर कभी बात करेंगे, या कराची के लोगों ने तो उसको भुगता भी और बहुत सारे लोग उन हक़ाइक़ से आगाह भी हैं। तो नाज़रीन, उस सारे तनाजुर में जब ये कराची को अलग सूबा बनाने की बात हुई तो उसके नतीजे में सिंधी और महाजिर फैमिलीज़ में या सिंधी और महाजिरों के दरमियान एक सियासी तफावत पैदा हुई। एक जो सियासी इख्तलाफ था वो खलीज की सूरत इख्तियार कर गया और अब ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान, हालांकि अल्ताफ़ हुसैन अब सिंध की तकसीम की बात नहीं करते, लेकिन जो कराची कमेटी है उनके सबका साथियों ने बनाई, या माजिर कौमी मूवमेंट है जो पाकिस्तान कहलाती है, माजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में, ये तमाम लोग एक अलग सूबे के लिए दबे लफ्ज़ों में या खुले बंदों बात करते हैं। अब पिछले कुछ अरसे से जब से KESE जो हुआ करती थी, जो KE इलेक्ट्रिक, उनकी KE इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं, जो KE इलेक्ट्रिक कराची में बिजली नहीं फराहम करती, बिजली का एक बहरान है। कराची में इस तरह की बहुत सारी अमवात भी हुई बिजली के खम्भों के से। तो उसके नतीजे में जो MKM एहतजाज करती है उसमें कहीं ना कहीं कराची को अलग सूबा बनाने की बात भी करती है और फिर इसी तनाजुर में कराची को सिंध से काट कर वफाक के हवाले करने की बातें भी सामने आई। गो कि मैं ज़ाती तौर पर आइन को जितना जानता हूँ उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर कराची का निज़ाम चौक हो जाए तो फिर एमरजेंसी की दफ़ात मौजूद हैं, वो लगाई जा सकती है। गो के एमरजेंसी जब आप लिफ्ट करेंगे तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने उस सूबाई असम्बली से उसको रेटिफाई करवाना है। लेकिन ये बात की बातें हैं, पाकिस्तान में हमेशा इन शुकूक व शुबात का इजहार किया जाता है कि एमरजेंसी लग जाएगी, और PTI के लोग ख़ास तौर पर फिरदौस शमीम नकवी साहब या अली हैदर जैदी साहब या और बहुत सारे लोग हैं, वो इस नुक्ते को बहुत आगे बढ़ाते रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी जब गवर्नर नहीं थे वो भी इसी किस्म की बातें करते रहे हैं। तो इस तमाम खेल को ज़रा उस तराजुर में देखिए कि कराची को तवील अरसे से अलग सूबा बनाने की बात होती है, माजिर सूबा बनाने की बात होती है, सिंधी उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और पीपल्स पार्टी चूँकि सिंधियों की नुमाइंदा जमात समझी जाती है इसलिए उसका रिएक्शन भी जो है वो नेचुरल होगा। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इसमें ज़्यादा ज़ोर इसलिए पड़ जाता है नाज़रीन के पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये भी एक दुरुस्त बात है कि कराची में वो कुछ नहीं करती या नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। उसमें जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, सिंध हुकूमत कहीं ना कहीं इस हवाले से अंडर प्रेशर रहती है, कहीं कराची में लॉलेसनेस के हवाले से, क्योंकि एक ज़माने में MKM फौरी तौर पर कराची बंद कर दिया करती थी। फिर वो चूँकि सिंधियों की नुमाइंदा जमात है, कराची में उसको शदीद मुखालफत का सामना है।
शायद वो उससे भी डरती है। फिर वो कई वफाक के कई मामलात ऐसे हैं जिनमें में शायद वो थोड़ा सा दब के रह जाती है और वो काम जो उसे असर्टिव अंदाज में करना चाहिए वो नहीं कर पाती। ये उसकी नाअहली के ज़ुमरे में ज़रूर आता है। लेकिन नाज़रीन, ज़रा ये जो कराची के ये जो पिछले 24 घंटे में हुआ इसको निकाल कर, क्योंकि ये गैर मामूली सूरत हाल है, ये दुनिया के दीगर शहरों में भी अगर ऐसा हो, जितनी बारिश हुई है और जितना जो हालात पैदा हुए हैं, तो दुनिया के दीगर शहर भी इसी तरह मुतासिर होते हैं। और हम हर साल देखते हैं, इस वक्त भी अफ़गानिस्तान का भी इस वक्त बुरा हाल है, भारत में कई जगहों पर बुरा हाल है, साउथ एशिया में जनरली बुरा हाल है। लेकिन दुनिया के और शहरों में भी जहाँ जहाँ इतनी बारिशें होती हैं, साहिली शहरों में, वहाँ इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाया करती है। हालांकि वहाँ बड़े मजबूत अदारे मौजूद हैं, लेकिन इसको इस मामले को कि क्यों कराची के गटर जो है वो उनमें बोरियां मिलती हैं, उनमें लिहाफ मिलते हैं, उनमें ईंटें मिलती हैं, क्यों कराची के नेचुरल ड्रेन्स बंद किए गए हैं, क्यों ये सिंध हुकूमत को अंडर प्रेशर लाया जाता है और फिर उसकी नाअहली में इजाफा होता है, क्यों पानी पंप अप नहीं होता। दीगर जो वजूहात हैं उनके साथ साथ ज़रा इन वजूहात का भी जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि सिंध का कराची से जो पैसा जनरेट होता है, कराची से जो टैक्सेस से आमदन होती है, उस पर सिंध हुकूमत की नेचुरली नज़र होती है, क्योंकि कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। लेकिन उस पर वफाकी हुकूमत की भी नज़र होती है कि टैक्सेस वफाक के हैं और वो नहीं चाहती कि जो इस कलेक्शन में जो पैसा सिंध को जाता है वो सारा सिंध को चला जाए। MQM ये चाहती है कि कराची को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दिया जाए एक सूबे के तौर पर, ताकि वहाँ वो अपनी हुक्मरानी भी करके वो अपने जौहर दिखा सके, बता सके कि वो क्या कर सकती है। लेकिन साथ साथ जो कराची में पैसा है, जो कराची की इंडस्ट्री है, वो चाहती है कि वो उसके ज़रिए वो उसके तसर्रुफ़ में रहे। तो ये वो तमाम हालात हैं। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, दोबारा मैं उस जानिब ज़ोर देकर ये कहूँगा कि ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन यही है कि कराची को अलग के मौजूदा हालात को अलग सूबे के तनाजुर में भी देखना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे डीप इंसाइट आपको तक मिलता रहे। इस मकसद के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, साथियों को इस चैनल के बारे में आगाह कीजिए, ताकि वो भी डीप इंसाइट से महफूज हो सकें। खुदा हाफिज़।